क्योंकि ये दिसंबर का महीना गुजरा है जिसमें बहुत सारी शादियां हुई हैं, बहुत सारी मोहब्बतें अपने अंजाम को पहुंची हैं। आइदर वेज, या तो आपकी शादी हो गई या आप एक काश बनकर रह गए। तो हमने सोचा ये ज़रूर पूछें लोगों से कि मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व किया है। अगर आपने देखा होगा किसी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई कहीं पे आपके मोहल्ले में, ख़ानदान में, आस पड़ोस में कोई आपको पसंद आ जाता है, तो मोहब्बत की पहली निशानी या सीरियस होने की पहली निशानी ये समझी जाती है कि शादी की या रिश्ते की बात डालो। लेकिन जिनके रिश्ते कामयाब हो जाते हैं और शादियां हो जाती हैं, उसके बाद यही मोहब्बतें अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल भी करती हैं। अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 45% ऑफ द डिवोर्सेस दैट हैपन आर बिटवीन पीपल हु थॉट दैट दे वर इन लव, या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी। लव भी एक जर्नी है, इसके भी इर्तिका के मनाजिल होते हैं, और मेरे ख्याल में हाल ही जितनी मूवीज़ हैं दे टॉक अबाउट द 7 स्टेजेस ऑफ लव, जिसमें उनसियत है, फिर जुनून है, पनाना है। हमारे यहाँ ज़रा स्टेजेस फ़र्क होते हैं। स्टेजेस होता है मंगनी, शादी, और शादी के बाद की लड़ाई झगड़े। सो पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ लव। इसमें लव लैंग्वेजेस का भी जिक्र होता है, इजहार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू कुड बी गेटिंग ऑल द एविडेंसेस, या जो पुराने ज़माने में समझा जाता था कि somebody is taking care of you financially, somebody is married you and given you a proper status and commitment, लेकिन इसके बावजूद आपके एक दिल में खलिश है कि नहीं जी, ये इंसान मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो मोहब्बत का पैमाना क्या है, मोहब्बत का इजहार क्या है, एंड हाउ इट affects our daily life, our mental well-being, ज़रा इस पे बात करते हैं। We have a fantastic panel today and we want to explore it from the avenue कि सिर्फ ये नहीं कि आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, लेकिन मोहब्बत का हमारी ज़िंदगी में मतलब क्या है। आप देखें, अगर a lot of people are getting married or they are in relationships or in commitments or in understandings without really understanding कि what are they bringing to the table, और अगले बंदे से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, एक किसी को ये कहना कि तुम मेरे मेयार पे या मेरी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वो मेयार, वो तवक्को सेट हो। आपको खुद पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, और आप अगले बंदे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं भाई, दिस पर्सन डज नॉट कट द स्टैंडर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना यासिर, हु इज़ अ रिलेशनशिप कोच एंड हु एम्फसाइजेस कि अगर आपने शादी करनी है, किसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में जा रहे हैं, यू मस्ट सीक अ प्री मैरिटल काउंसलिंग। और बल्कि अगर शादी के बाद भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने मसाइल में आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, then please do get in touch with her. इसके साथ ही thank you so much Sana for being here with us. Thank you. इसी के साथ मौजूद है शार्लीन अंसारी, who is a global diversity, equity and inclusion certified professional. ख़वातीन का जो रोल था, यानी पहले ज़माने में अगर सिर्फ बैठ के अपने महबूब के बारे में सोचना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना शायरी करते थे, महबूब उनके ऊपर शायरी करते थे। आज की ज़िंदगी बहुत फास्ट है and you are able to get एक्सेस ऑफ पीपल वेरी क्विकली। जब आप किसी को ऑनलाइन देख रहे हो और वो आपका जवाब ना दे रहा हो, तो खामा की प्रॉब्लम्स है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी वर्क को, आपकी मेंटल स्पेस को, आपकी पूरे एम्बिशन को तबाह कर सकती हैं। सो वी आस्क फ्रॉम हर कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या तब्दीलियाँ देखते हैं लोग। एक थप्पा लगा देते हैं ख़वातीन पे कि जी इनकी तो शादी होगी, बच्चे होंगे, तवज्जो बढ़ जाएगी, तो दे आर नॉट सीरियस प्रोफेशनल्स। Is that the price of love that women have to pay? So Charlene, thank you very much for being here. Last but definitely not the least, अच्छा, ये जो एक radical mindset होता है ना, वो इस बात को बड़ा इल्ज़ाम देता है कि जी को-एड स्कूल्स आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस कर दिए हैं, ट्यूशन सेंटर्स कर दिए हैं, वहीं पे ये बीज बोए जाते हैं मोहब्बत के, और बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है। दे आर उनको समझाया नहीं जाता, फलाना नहीं जाता। तो लेट हेयर इट फ्रॉम द एकेडमिशियन एंड एजुकेशनिस्ट एज वेल कि इनके लिए कितना मुश्किल है टू डील विद जेन जी और जेन अल्फ़ा, जहाँ पे नए पीपल आर फाइंडिंग अबाउट देयर इमोशंस, यंग किड्स आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स। कितनी पाबंदी लगाई जा सकती, कितनी नहीं लगाई जा सकती, व्हाट इज़ नेचुरल एंड हाउ आर द एकेडेमिया एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान फारूकी, हु इज़ द CEO ऑफ प्रैक्टिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अरसलान, आप ही से अगर गुफ्तगू शुरू करूँ, अक्सर पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा फियर है। बंकिंग देखें सारे लोगों ने की अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में, लेकिन नाउ देयर इज़ बिकम एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ मिक्स ग्रुप ट्रैवलिंग टुगेदर, अ मिक्स ग्रुप बंकिंग स्कूल एंड गोइंग टू अ कैफ़े और व्हेरेवर। क्या ये पेरेंट्स के लिए बहुत एक एक उनका फियर है, एक हॉरर है उनके लिए? एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एकेडेमिया, बिकॉज दे आर सेमी अडल्ट्स, आई यूज़ दैट टर्म, बिकॉज ये बच्चे 18 साल के, 17 साल के हो तो गए हैं, लेकिन शायद जहन में वो पुख्तगी नहीं है। या एक फियर तो है, क्योंकि लेट्स से जो हमारा एरा था, वी वर बोर्न इन 80s या 70s के लोग भी जो हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि आजकल के बच्चों से रिलेट करना,
उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, ना इंस्टेंट कनेक्शंस थे। उस वक्त CLI भी बड़ी मुश्किलों से होता था, कॉल्स होती थी, उसे फूके मारते थे, बात होती थी, वो वाली चीज़ें उस दौर को हम देखते हुए यहाँ तक आए। ठीक है, अच्छा, यानी खत फिर भी फेंके जाते हाँ, थे, किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता था। जी, अच्छा, तो वो बड़ी स्ट्रगल होती थी, मतलब उस जमाने में टू गेट समवन्स अटेंशन, कमिटमेंट होती थी, मैं तो कहूँगी। एग्जैक्टली। अब क्या है कि जस्ट ऑन अ क्लिक यू आर इन समवन्स इनबॉक्स, राइट? बात हुई, टकरा गए सितारे होता ना, फिर उसके बाद आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ। अब एज एन एकेडमिशियन हम इसको रोक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सोशल मीडिया से सब बच्चे बाहर हैं, जो होंगे उसको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट विद इन योर प्रेमिसेस अरसलान, नो टॉलरेंस पॉलिसी किन चीज़ों के ऊपर है? जैसे अक्सर पेरेंट्स बड़े नाराज़ हो जाते हैं, पता चल जाए कि लड़का लड़की ने हाथ पकड़ा हुआ था, या दे वर बंकिंग में। हमारे ज़माने में हम नहीं समझते थे कि स्कूल और कॉलेजेस में सर्विलेंस कैमरास लगे होते थे, अब आपको लगाने पड़ते हैं फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। तो कैसे हैंडल कर रहे हैं इसको? यही होता है, जैसे ही बच्चे अपनी एडोलेसेंस क्रॉस करते हैं, there is a series of lectures that we conduct. उसमें थेरेपिस्ट आते हैं, उसमें कोचेस आते हैं। वो वाहिद तरीका है जिस तरह से आप बच्चों के दिमाग को टैप कर सकते हैं। सख्ती से नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल कोविड से ख़त्म कर दें। इनको दुनिया को भी फेस करना है आगे जाके। दे हैव टू वर्क टुगेदर, इंक्लूसिव सोसाइटीज हैं। एंड दीस इमोशंस आर आल्सो वेरी डेलिकेट एट दिस पॉइंट। सना, आई वांट टू कम टू यू कि मोहब्बत, यू नो, एक दो दफ़ा तो सबका दिल टूटेगा ज़िंदगी में, एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम दैट। बट ये जो एडोलेसेंस की मोहब्बत होती है, वेयर योर इमोशंस एंड योर हार्मोन्स आर एट द पीक, और आपको लगता है बस यही है, और दुनिया, जालिम समाज मुझे रोक रहा है, एंड आई हैव टू डू व्हाटएवर। पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा होता, हर वक्त उस बंदे का ख्याल आ रहा होता है। How do you deal with this adolescent love stage? So you make them understand where their focus should be. आप उनको सिर्फ ये नहीं कहते कि पढ़ाई पे फोकस करो। देखो सिद्रा, हम बहुत सी चीज़ों में ना सही से गाइड नहीं कर पाते, और पेरेंट्स स्पेशली बच्चों को, अपने यंग टीनेज बच्चों को ये एक्सप्लेन नहीं करते कि लव, जो इस तरह का रोमांटिक लव है, ये कब शुरू हो रहा है, अट्रैक्शन क्या है, कब आपको कोई अच्छा लग रहा है, कब आप उस हद तक जाओगे कि आपको एक फिजिकल इंटीमेसी की नीड होगी। हम बात क्या करते हैं, हम लव और कनेक्शन की बात नहीं करते, हम बड़ी सतही बात करते हैं। चक्कर ना चलाना, हम मॉरल पुलिस बन जाते हैं ना। ये भी लोगों को तमीज नहीं है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप कहीं थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स कॉल्ड एन अफेयर। ठीक है, हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप ना, इसका अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो वो चक्कर चलाने वाला जो एक स्टिग्मा है, उसकी वजह से बहुत सी चीजें खुल के एक्सप्लेन नहीं होती, डिस्कस नहीं होती। देखो, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फर्क हो जाता है। जहाँ पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व नहीं भी हो, अब जैसे एकेडेमिया हो गया, आपके कलीग्स हो गए, पीयर्स हो गए। If somebody does not have a girlfriend today, they can be shamed for not having a girlfriend. आजकल की dynamics में देखा जाए। But at the same time, if you do have a girlfriend, if you're popular with the other gender, or if you have an understanding or a special friend or whatever, एक young age में आप जिस तरह भी उसको देखना चाहें, हाँ, more than a friend हो जाता है। उसको भी फिर आप लेबल कर देते कि यार this girl is very fast, है ना? Girl हो, boys get away with it mostly, but girls के ऊपर फिर वो आप फौरन दिमाग जाता है character assassination, है ना? So what needs to be done is take a step back, make them understand कि हाँ जी, आपको पहले कनेक्शन बनाना है, आपको अपनी वैल्यूज के हिसाब से, जो आपकी वैल्यूज सेट हो रही हैं, you're growing। दिमाग 25 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, तो आप 18 के हो गए, बड़ा का दिमाग अभी भी इवॉल्व कर रहा है, जो कि लेटर ऑन करता रहेगा न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। बट जो फाउंडेशन है, जो वैल्यूज हैं, जो आपके एक्शंस को डिजाइन करेंगी, वो तमाम चीजें आप एक्वायर कर रहे हो। व्हाइल यू आर एक्वायरिंग दैट, who's your role model, किसको फॉलो करो। घर के एग्जांपल्स होते हैं ना आपके। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सारी पाबंदियां मैं कहती हूँ उस बच्ची पे लग जाती है जो बेचारी 11 से लेके 18 साल की उम्र तक है, यूनिवर्सिटी जा रही है, ठीक है। और जैसे ही, अच्छा, उस वक्त उसकी कहते हैं टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी अगर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ी गई। नोबडी, यू शुड नॉट टॉक टू एनीवन। बट शार्लीन, हियर दिस गर्ल ग्रेजुएट्स, जब अब पेरेंट्स को लगने लगता है या मैरिएबल एज हो गई है इसकी, अब ये उम्र है 23 से लेके आपकी 28 साल की। इसमें पेरेंट्स खुद पूछ रहे होते तुम्हें कोई मिला नहीं, तुम्हारी किसी से बात नहीं हो रही है, हमें तुम्हें पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी भेजा, अब तुम काम कर रही हो, तुम्हें कोई मिल नहीं रहा। आई मीन, व्हाट इज दिस डाइकोटमी? आई थिंक ये सारे हमारे अपने क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारा अपना माइंडसेट है। इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होती है। आपको 11 साल की उम्र में भी कोई मिल रहा होता है, कभी कभी कॉलेज स्वीट हार्ट्स होते हैं, स्कूल स्वीट हार्ट्स होते हैं, कभी कभार आप मैच्योर हो चुके होते हैं, यू आर वर्किंग, यू हैव अ करियर, बट स्टिल यू आर
single or still looking for that relationship, that you know, that commitment that you want from a person. तो इसकी I think कोई age limitation नहीं होती, लेकिन ये mindset है. The question I will have is कि when you are in a working environment, तो आप काफी हद तक mature हैं, आप graduate करके आए हैं, intern भी हैं आप बेशक या whatever. How do corporates and especially the HR and leadership view office romances? बहुत मुमकिन है कि आपको अपने ऑफिस में कोई पसंद आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. कॉर्पोरेट कल्चर्स में ये इनकरेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिमीन किया जाता है, कई लोग इसको बड़ा छुपा कर रखते हैं अनलेस उनकी कमिटमेंट फॉर्मल ना हो जाए, और यका आपको पता चलता है यार 2 of my colleagues are getting married to each other. तो क्या हमारे यहाँ ऑफिस स्पेसेस में क्या रुझान है? आई थिंक हर तरफ डिफर करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेटअप होता है, पर यूजली ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर जेनेरिक उस पर हम देखें तो वो ये है कि यूजली लोग इसको छुपाते हैं इन द सेंस कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर जैसे आपका बॉस है और आप उसका सबऑर्डिनेट हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है, तो वो पॉलिसीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉलिसीज़ लेड डाउन होती हैं कि इसके साथ ये, इसके साथ ये. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दैट अप. एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप यूरोप में, अमेरिका में देखें, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट ऑफिस या पोजीशन पे हैं, सर्टन कॉर्पोरेट्स विल आल्सो हैव अ क्लियर कट पॉलिसी कि अगर आप विद इन द टीम, विद इन द स्ट्रक्चर किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को कंसिडर कर रहे हैं, यू हैव टू डिक्लेयर इट. आपको HR में जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है, कल को कोई और मसला ना हो जाए वहाँ पे, तो आपको कहीं हरासमेंट का केस फाइल ना हो जाए. वॉज इट कंसेंचुअल, वॉज इट नॉट कंसेंचुअल, उसको भी वो लोग डिफाइन करते हैं. इज पाकिस्तान गोइंग टू हेड दैट वे? दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर. अच्छा जी, इजहार मोहब्बत पे बात करते हैं ज़रा. और अभी तक की गुफ्तगू में हमने कहा कि कहीं पे भी आपको हो सकता है आपकी मोहब्बत मिल जाए. स्कूल, कॉलेज, स्कूल की मोहब्बतें ज़्यादा लास्टिंग नहीं होती, एटलीस्ट समझा यही जाता है, वो टीनेज क्रश होता है, बट पीपल रिमेंबर इट वेरी वेरी फॉन्डली. दैट्स द फर्स्ट एक्सपीरियंस यू गेट. देन ऑफ कोर्स द फर्स्ट रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप दैट यू एक्सपीरियंस, चाहे हम उस पर बात करें या ना करें, वो आपके वालिदैन के बीच में होता है. और तभी कहा जाता है कि इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एक लड़का या एक लड़की के ऊपर कि उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने रोमांटिक लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से क्या होगी. ज़रा इस पर भी बात करना ज़रूरी है. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इजहार मोहब्बत के अब जो तरीके मौजूद हैं, क्या वो लास्टिंग हैं या वो ऑब्सेसिव हैं? लेट्स अनपैक दैट अ लिटिल बिट. क्या कहोगी सना कि सबसे पहले तो ये बात कि द फर्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप यू एक्सपीरियंस इज योर पेरेंट्स, और यानी हमारे जो लोग 90s में या 80s में पैदा हुए, वो ये बता सकते हैं कि यार हमने तो अपने पेरेंट्स को साथ बैठे हुए भी नहीं देखा. उनको तो शर्म आती थी टू होल्ड हैंड्स, यानी. एंड आई थिंक इट वाज दैट जनरेशन के जैसे ही उनके बच्चे पैदा हुए, दे हैव स्टॉप्ड कॉलिंग ईच अदर बाय द नेम्स. पापा मम्मा ही बोलते हैं वो एक दूसरे को. ऐसा ही. तो ऐसे एनवायरनमेंट में व्हाट काइंड ऑफ रोमांटिक स्टैंडर्ड्स आर वी ग्रोइंग अप विद? बहुत अच्छा सवाल है सिद्रा, बिकॉज यहीं से ये अंदाजा हो जाता है कि देखो, लड़ाइयाँ सबके सामने हो जाती हैं, रोमांस नहीं होता. ठीक है. हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो लोग हैं जो लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस वाले थे. ठीक है. मैंने सुबह उठ के तुम्हारे लिए अंडा टोस्ट बनाया, दैट्स व्हाई आई लव यू. हाँ, दैट इज दैट एक्सप्रेशन, राइट. दे डिड नॉट एक्सप्लोर कि एक दूसरे की लव लैंग्वेज क्या है और उस लव लैंग्वेज को इस्तेमाल कैसे करना है. ठीक है. छोटी छोटी सी चीजें कि मुझे मालूम है कि जी मेरी मामा किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं. अगर मैं उन्हें किचन में जाके टमाटर कट करने में हेल्प करूंगी ना, उनको लगेगा ओह ये मुझसे प्यार का इजहार हो रहा है, मेरी हेल्प हो रही है. सो एक्ट्स ऑफ सर्विस इज जस्ट वन टाइप ऑफ लव लैंग्वेज. बट वी हैव आल्सो सीन, एंड प्लीज वो बेशक जितना भी साइलेंट क्यों ना हो, but some fathers were good fathers. They would always buy flowers, गजरा ले आते थे, मोती के फूल ले आते थे. So again, like my father would pamper my mother like that. तो मैंने उन्हें ये करते देखा, तो मेरे दिमाग में एक थोड़ा फिल्मी एंड थोड़ा सा ये घर का भी कि जी दिस इज हाउ इट्स डन. जब आपकी ये स्टैंडर्ड की सेटिंग हो जाती है ना, दिस इज हाउ इट्स डन, तो उससे नीचे कुछ भी मिले ना, वो आपको रेड फ्लैग लगता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अब इसी एक्सप्रेशन को अरसलान, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे एक दूसरे से मोहब्बत का, प्यार का इजहार करते हुए कैसे देखा था ग्रोइंग अप? मैंने वही जैसे यू मेंशन कि एक बहुत लिहाज और बीच में बैरियर, ये सब चीज़ें होती थी. PDA तो नेवर एक्सपेक्टेड, और वो काफ़ी नीचे तक जनरेशंस तक आया था. आई थिंक एज अ मैन, फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, जनरली मेन आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. ये एक जनरली है, और ये खवातीन को बहुत मसला रहता है कि भाई तुम कभी आई लव यू का जवाब भी नहीं देते, कभी नोटिस ही नहीं करते हो मैंने किस रंग के कपड़े पहने. तो हमारी अम्मियों का तो ये बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा ना कि मैं जितनी भी तैयार हो जाऊं, योर फादर नेवर नोटिस्ड. आपने भी ये एक्सपीरियंस किया? एग्जैक्टली ये होता है. और मैं समझता हूँ रीजन ये भी हो सकता है कि मेन आर सो डिस्ट्रैक्टेड अदरवाइज कि जिंदगी में निकलना है, घर से बाहर निकलना है, मुझे आज
काम पे जाना है, बिजनेस है, ये है, 10 चीजें, तो देयर माइंड इज वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स अदर थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग हिम. वुमेन इज मोस्टली, एक क्लासिकल एग्जांपल ये है कि घर में खातून होती हैं, वो अपना घर ही देख रही होती हैं, सब घर वाली चीजें चल रही होती हैं, तो शी वांट्स सम एप्रिसिएशन फ्रॉम द हस्बैंड. वहां पर थोड़ा क्लैश आता है. आई थिंक कि हम तो वो जनरेशन है ना कि एक दूसरे को उनकी बर्थडे पे भी गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, ब्लेंडर. और जो बीवी से करे प्यार वो टेफलॉन से कैसे करे इनकार, तो नॉन स्टिक पैन आ रहा होता था. शायद वी हैव नॉट, दिस इज व्हाट वी हैव ग्रोन अप एज अ जनरेशन. आपने सबसे ज्यादा प्यार भरी चीज अपने पेरेंट्स के बीच में क्या देखी? I think like Sana, I'm going to build upon that. The love language differs in each era, generation, right? So I think my father has pampered my mother to the core. और अम्मी ने हमेशा अपनी हर शौक पूरे किए हैं. उनकी ख्वाहिश के हिसाब बगैर कुछ होता नहीं था. अगर घर लेना है तो my mom has to approve it. अगर कोई चीज़ घर में नहीं आनी है तो अम्मी ने पसंद करनी है. So everything, his entire life has centered around my mom, you know. I think and that is the biggest love language that I've grown up with. I think छोटी-छोटी चीजें, यानी अगर उस जमाने की आप नून चीजों में कहेंगे कि फूल खरीद के दे दिए, या कहीं बाहर गए तो कपड़े अपनी पसंद का रंग उसमें इनपुट ही दे दिया किसी मर्द ने, तो समझा जाता था कि ही इज टेकिंग इंटरेस्ट. फिर इसके अलावा खाने पीने की अगर पसंद नापसंद एक दूसरे की पता है, हम नीलाम घर देखते थे ना, उसमें वो मियाँ को भेज देते थे, पहले बीवी से पूछते थे 4 सवाल, फिर उसके बाद उसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता था कि उनको जवाब वही पता है या नहीं. सना, यू आर लाफिंग, दिस इज हाउ वी टेस्टेड इट. I've seen this and I can so relate with this. And I used to love this segment as a kid. I would wish so my daughter, and this is something that everybody can benefit from. मेरी बेटी कहती है कि भाई इस तरह के गेम्स होने चाहिए, who knows me best type within the family. तो आपको उनकी evolving पसंद भी पता चलती है. Exactly. That is, you know, you need to keep updated. अब मैं किसी से अगर प्यार, मैं अपने मियाँ से प्यार करती हूँ, मेरे मियाँ को अगर कल काला पसंद था, आज ब्लू पसंद है, if I am not aware, तो फिर वो गैप आना शुरू होता है. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज देखो सना, मुझे ऐसा लगता है कि इजहार और कोई भी चीज़ पहले बड़ी हम एफर्ट डालते थे उसके अंदर. लाइक इफ वी हैड 5 क्लोज फ्रेंड्स, हमें और ख़ानदान में 4 कजन्स और 2-3 मामू खाला, हमें सबकी बर्थडे याद होती थी. टुडे इट इज़ द फेसबुक दैट नीड्स टू रिमाइंड. हमें नंबर भी याद होते थे, हम एफर्ट डालते थे, हम किसी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते थे. अच्छा, एनिवर्सरी भूल जाना एक यूनिवर्सल लोगों को इसके ऊपर तकलीफ होती है और मर्द बेचारे बदनाम होते हैं. पहले वुमेन्स पर्सपेक्टिव, देन अरसलान्स पर्सपेक्टिव. शार्ली, क्यों दिल को जाके खवातीन की ना एक ठेस पहुंचती है कि यार तुम्हें एनिवर्सरी याद नहीं है. बिल्कुल, एनिवर्सरी याद नहीं. आप तो एनिवर्सरी की बात करती हैं, पर खवातीन को ये भी होता है कि हम फर्स्ट टाइम जहाँ गए थे तुम्हें वो भी याद नहीं है, हम कहाँ क्या ऑर्डर किया था वो याद होना चाहिए. खवातीन को अल्लाह ताला ने बनाया कुछ यूं है कि उनको सब याद रहता है. दे वेरी सेंसिटिव एंड दे वेरी लाइक बहुत सेंटी होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सेंटी हैं आप. तो वो हमारा एक मसला है. मसला क्या कहूँगी, स्ट्रेंथ कहूँगी, क्योंकि हमें सब याद रहता है. हम बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सनालिटी. सारी खवातीन. Can I just add on to that? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं ना, योर माइंड इज ऑलमोस्ट लाइक अ कैमरा, इट इज टेकिंग अ फोटोग्राफ. तो आप जितने इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, वो तस्वीर उतनी ही विविड होती है, आपको वो तमाम डिटेल्स छोटी छोटी याद रहती हैं. प्लीज कंटिन्यू. सो यू नो, एंड नॉट ओनली दैट. अच्छा, और ये भी है कि एनिवर्सरी याद नहीं थी, खवातीन छोटी छोटी बातें भी याद रखती हैं. सो दैट इज़ हाउ, वो कहते हैं ना कि छोटी खुशियाँ और छोटी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं. और आज के ज़माने में तो वैसे भी जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, you're missing out life because you don't have time for it. Yes. So you're missing out life here. You know, you have to enjoy every single moment of happiness or whatever you have right now with your partner, with your husband, you know, whoever you're in relationship with, because this will not come back. I want to also, इसके अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उस पे भी हम बात करेंगे. बट अरसलान, वेरी क्विकली, आर यू गुड? डू यू रिमेंबर एनिवर्सरीज? I'm pretty bad in remembering dates. बल्कि मेरी बेगम को मुझसे एक शिकायत ही रहती है कि आपको वलीमे की डेट याद है, शादी की डेट क्यों नहीं याद? क्योंकि खर्चा आपका हुआ था. उसमें मेरा हुआ था. इनकी मेमोरी वलीमे के साथ स्टक है. तो there are things like ये होता है, डेट्स याद कर. I keep reminders for everything. बच्चों की बर्थडेज और एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है भूल जाऊंगा उस वक्त तक पहुंचते. अच्छा, मैं इनके अरसलान के लिए, मैं इनके फेवर में एक चीज पॉइंट आउट कर दूं. साइंटिफिकली स्पीकिंग, इमोशंस के साथ जो भी आप मेमोरी के साथ कोई इमोशन जोड़ देंगे ना, अगर इफ इट्स अ वेरी हैप्पी और अ वेरी सैड वन, वो आपको याद रहेगा. अब आपके
अभी आपके लिए क्या ज्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ये बात भी करेंगे कि समटाइम्स यू ऑल्सो नोटिस कि आप किसी के बड़े तरले मिनते कर रहे थे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ लव एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम अ पर्सन, लेकिन वो आपको नहीं मिला, एंड फॉर वट एवर रीजन अगर आप दो लोग एक साथ नहीं हैं, आपको और इस बात की तकलीफ होगी इफ द सेम लव एंड एक्सप्रेशन दैट यू रिक्वायर्ड वो किसी और को मिल रहा हो। यहाँ आपको जलाने के लिए किया जा रहा होता है या व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। अच्छा जी, कभी कभार पोस्ट ब्रेकअप आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कई दफ़ा ब्रेकअप्स बड़े पेनफुल होते हैं, तो क्या उस वक्त आप अपने आप को दिलासा कैसे दें? व्हाट्स योर हीलिंग जर्नी लाइक? कई लोगों को एक जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स ये होता है कि वो अगले बंदे को बुरा बना देते हैं और कहते हैं कि जी सारा वेस्ट था, जो मोहब्बत का इजहार किया तुम पे, जो मैंने मोहब्बत लुटाई, जो टाइम इन्वेस्ट किया, वो सब बेकार गया। क्या ऐसा सोचने से आप अपने लिए आसानी पैदा करते हैं अगले बंदे को? जैसे हम आजकल फॉलो अनफॉलो की दुनिया में रहते हैं ना, तो व्हेन यू लव अ पर्सन कैन यू अनलव देम, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी बात ये है कि जो मोहब्बत में अगर आपने महंगे गिफ्ट दे दिए थे या सेंटिमेंटल गिफ्ट दे दिए थे, उसकी कस्टडी का मामला भी बड़ा अहम होता है। क्या उसको वापस मांगना चाहिए या नेकी कर दरिया में डाल? आइए जरा इन सारी बातों पे रोशनी डालते हैं। सना बहुत चीप लगेगा, लेकिन क्या हम वो गिफ्ट वापस मांग सकते हैं? ऐसे लोग हैं जो जता देते हैं। बट यू सी सिद्रा, बहुत अच्छा है कि ये पॉइंट आउट हो रहा था। देखें, एनीथिंग दैट इज गिफ्टेड इज गिवन विद एन इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? जब आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, उसको सिचुएशनशिप ना बनाएं। एग्जैक्टली, ठीक है, उसको आपकी नियत इंटेंशन हो गई, ठीक है, क्लैरिटी, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों इस शख्स के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये या मेरी नजर में क्या ये इस काबिल है कि मुझे रिटर्न दे रहा है। क्या होता है, इन्फैचुएशन और लव में फर्क है। ठीक है, आप वक्ती तौर पे किसी से बहुत ज्यादा मरूब हो सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हैं, ठीक है, आई एम फैसिनेटेड बाय हाउ यू लुक, बट देन लुक्स के बियॉन्ड भी जाना है। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो बाल खूबसूरत हैं तो शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद वो खातून के बाल, बच्चे पैदा हुए, बाल कम हो गए अब क्या होगा? प्यार कहाँ गया? सो फाउंडेशन of that love needs to be so concrete कि आपको पता हो what's the next step. But can you unlove a person? Of course. So there are, मोहब्बत खत्म हो जाती है। आप देखो, डिपेंड करता है आपने मोहब्बत किसको कहा ना, आपका स्टैंडर्ड क्या था। Okay. कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो लव के अराउंड यूज होते हैं। मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खत्म हो जाता है, औरत सैक्रिफाइस पे खत्म हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज बियॉन्ड दिस? अनकंडीशनल लव आपको कुत्ते से जरूर मिल जाता है। आई एम सॉरी टू से, बट बहुत से लोग हैं जो पेट मम्स और पेट डैड्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज देयर इज एन अनकंडीशनल लव कमिंग। आप जब जाओगे वो आपको वेलकम ही करेगा। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए? हमें लव और कनेक्शन चाहिए, किसी जानदार से मिले। ठीक है, जब आपकी इंटेंशन हो ही गई है कि हाँ मुझे इस शख्स के साथ इन्वेस्ट करना है, तो दे आर कमिंग विद देयर ओन बैगेज। उनके अपने मसाइल हैं जो अपने साथ ला रहे हैं, वो भी एक सर्टेन एज को पहुंच चुके हैं, उनकी भी अपब्रिंगिंग हो चुकी है। ये सारी चीजें आप एकदम साइड में नहीं कर सकते। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रगल्स, बट यू कैन बी दैट सपोर्ट। तभी तो आप उनके साथ हो। आप कैसे सपोर्ट बनोगे? नीड फॉर रोमांस है ना, मैंने अक्सर ये देखा है कि मर्द हजरात, क्योंकि हमारे यहाँ एज डिफरेंस होता है, मैं ना मैच्योर, और वही जो आपने बात की कि जिम्मेदारी, एक मर्द कहता है कि भाई मैं मेहनत इतनी करता हूँ, घर से निकल के दिन के 18 घंटे काम करता हूँ, तुम लोगों की तमाम ख्वाहिशें, जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, दिस इज माई लव। पर एट टाइम्स उनको आगे से सुनने को ये मिलता है अपनी फैमिली से, बच्चों से, बीवी से, कि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि हम हमसे वक्त नहीं स्पेंड करते, आपसे हमें डर लगता है, आपका रोब रहता है। और दिस इज चेंजिंग इन द रीसेंट ईयर्स। मैन हैव आल्सो मेड एन एफर्ट कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, लेकिन इज इट चेंजिंग फास्ट इनफ, या आज भी एक मर्द को लगता है कि यार ये मोहब्बत ही तो है जो मैं इतना काम कर रहा हूँ? ये एक पैराडाइम शिफ्ट तो है। मतलब अब जैसे व्हेन आई सोशलाइज विद, हमारी जब बॉयज नाइट आउट होती है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये वो, तो उसमें अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि यू हैव टू गिव टाइम टू योर किड्स, क्वालिटी टाइम, टॉक टू देम एज अ फादर कि क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, दोस्तों में क्या चल रहा है, बेगम से अलग से बात करना, बैठ के। अच्छा, जो अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है डेट नाइट विद अ स्पाउस एट लीस्ट वंस अ वीक और कपल ऑफ टाइम्स इन अ मंथ, पाकिस्तान में ये हो रही है? ये हो रही है। अब हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं की ना। हाँ, अब ये जरा इसको पुश किया जा रहा है ताकि ये है कि ये टाइम तो मिले अलग से, जिनका बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो अलग से बैठ के बात करना, उसमें बहुत सारी बातें खुल के आती हैं।
जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में लोग रह रहे होते हैं तो बीवी फिर खुल के बताती है, बच्चे अगर साथ हो तब भी नहीं हो पाती, वो भी नहीं हो पाती है। तो वो टाइम इज नेसेसरी फॉर ऑल द कपल्स। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। जी कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, हमारा एक दोस्त था, उसका वैलेंटाइंस डे के बाद ना बात खत्म हो गई, यानी अच्छी खासी मंगनी तक बात पहुंची थी, 2-3 ईदियां भी एक्सचेंज हो गई थी, तो वो काफी गम में थे। और हमें बाद में पता चला कि गम में इसलिए थे क्योंकि पिछली वैलेंटाइंस जब तक वो साथ थे उन्होंने कोई कार्टियर का ब्रेसलेट दे दिया था, तो दुख उसका लगा हुआ था। तो बताओ शार्लीन, क्या वापस मांगे जाए गिफ्ट्स या ना मांगे जाए? हाउ वुड यू फील एज अ वुमन कि आपका ब्रेकअप हो जाए और अगला फिर बदतमीज आपसे ये भी कहे यार वो जो गिफ्ट दिए थे ना वो वापस कर दो? एथिकली ना ये बड़ा गलत है, एथिकली इट्स रॉन्ग। लाइक यू नो सना मेंशन एंड आई एम गोना बिल्ड ऑन दैट ओनली कि आप जब किसी को कोई तोहफा देते हैं या आप कोई इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसमें उस रिलेशनशिप के बेस पे कर रहे हैं। अब आप उसे कहा मुझे वापस दो, अब काम नहीं हो रहा, आगे हम नहीं पढ़ पा रहे, सो लेट्स जस्ट गिव इट। तो देखिए चीजें तो चले वैसे एथिकली रॉन्ग है, लेकिन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि टाइम भी तो इन्वेस्ट किया होता है, वो कोई वापस कर सकता है? नहीं, और ये बड़ी यू नो फिर अपनी गिफ्ट जो है ना वो अपनी औकात से बाहर के ना दें कि बाद में इतनी तकलीफ हो आपको। क्या कहेंगी सना? मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आपने तोहफा दे दिया ना तो वो फिर तोहफा है, वो वापस नहीं आप क्लेम कर सकते। ठीक है, इट्स अ लॉट लाइक हमने मेहर दे दिया और फिर वापस नहीं ले अब आप। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। गिफ्टिंग कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। यस, ठीक है, वी डोंट टॉक अबाउट दिस। Right? It's also a part of the intermittent charm at times कि अगर आपको बुरा बिहेवियर किया जा रहा है, अपने बुरे बिहेवियर को ग्लॉस ओवर करने के लिए भी इजहार करते हैं। आप अक्सर अब्यूजिव सिचुएशंस में देखें, a woman is unable to decipher कि आदमी अच्छा है या बुरा है। Exactly. तो यही हो रहा होता है कि अब्यूज भी चल रही है लेकिन साथ साथ मोहब्बत का इजहार भी। आपने देखा होगा बल्कि सना, people come to you for counseling, मार पड़ रही है, I was about to say कि औरतों के battered wife syndrome में यही होता है कि जी अच्छा पिटाई तो हो गई हमारी या हमें झगड़ा हो गया हमारे साथ, बट देखो मुझे उसने ये भी दिलाया, मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, मेरा खर्चा उठा रहा है, मेरे लिए वो ATM बना और पोजेसिव है बस जरा सा, ठीक है। हाँ, और वो इसको yes they use multiple terms like possession is one thing. इस कदर possession के जी ये कह देना कि जी अच्छा आप खातून है अगर तो आप किसी मर्द से बात नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है मैं बात नहीं करूंगी तो तुम भी किसी खातून से बात नहीं करोगे। अब आजकल की नेटवर्किंग वर्ल्ड में पासवर्ड दो अपना फेसबुक का, बताओ पासवर्ड नहीं, थंबप्रिंट चल रहा है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, इजहार का, मोहब्बत के इजहार का नया तरीका ये है कि अब मुझे तुम अपना फोन मेरे पास रखो और तुम्हें कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंड प्लस आप ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, एक के लिए तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी वाला सीन है कि आप अपनी प्राइवेसी एक हद तक रखते हैं, अपने पास सीक्रेसी रखते हैं, बट आप अगले को, अपने पार्टनर को वो प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं, आप इंट्रूड कर रहे हैं। इट्स बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर मिसयूजिंग योर प्राइवेसी। आप कुछ कर रहे होते हैं तभी तो आप अगले पे भी शक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड जहां तक गिफ्टिंग वाली बात है, व्हेन गिफ्टिंग इज यूज्ड एज अ वेपन it is also said so, मैंने तो ये किया था तुम्हारे after all that I have done for you. After all, exactly. So when conflicts like this come, उनको रिजॉल्व करने का ना बेहतरीन तरीका ये होता है कि यार आपका अब व्हाट इज द इंटेंशन नाउ। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है और शायद इसके साथ हम ये कॉन्वर्सेशन वाइंड अप करेंगे। शार्लीन, अ लॉट ऑफ वुमेन, गर्ल्स, यंग एज वुमेन, व्हेन दे गेट मैरिड तो दे deactivate all their social media. Yes. And then the new social media comes back with the different surname and an alhamdulillah picture of the bride. Yes. ये जो पुनर्जन्म होता है इनका Digital ये जो reincarnation होती है, इसकी वजह भी मोहब्बत, और ये मोहब्बत का इजहार समझा जाता है हमारे यहाँ। मेरे ख्याल में कुछ लोग इसको मोहब्बत का इजहार समझते हैं, बट खवातीन को मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए, बिकॉज आपकी जो मेन आइडेंटिटी है वो तो आप खुद हैं। ठीक है, हाउ कैन यू लूज योर आइडेंटिटी फॉर एनीवन? आई मीन नोबडी, यू कैन नॉट लव एनीवन दिस मच एंड यू आर ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मुझे इरेजर से अपना पास्ट मिटाना है। इफ इट्स अबाउट बिलोंगिंग, सी उनकी शादी हुई, उनकी बेगम ने उनका नाम अडॉप्ट किया, मैंने अपने मियाँ का नाम अडॉप्ट किया, ठीक है। इस नाम को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शख्सियत में से कुछ कम कर रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे मियाँ को मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मैं compete नहीं कर रही ना किसी और से। हाँ, बट ये परसेप्शन के लिए ना माइंडफुलनेस चाहिए। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, इनके सवाल को रखते हुए वो नाम अडॉप्ट करना तो सुन्नत भी है, करना भी चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। बट वो जो एकदम इनकी वाली बात ना, नया सोशल मीडिया आ जाता है फ्लैशी किस्म का और चीजें सारी बदल जाती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, एंड दिस हैज सीम्ड लाइक अ
राइट ऑफ पैसेज कि अगर तुम अब शादी या निकाह में बन गई हो तो वो पिछली जिंदगी को बिल्कुल खैराबाद कह दिया। लेकिन सना इज वेरी राइट कि आपने जब किसी शख्स को अपनाया है या उससे आपको मोहब्बत हुई है, देन बी माइंडफुल कि आपको उसके तमाम एस्पेक्ट से मोहब्बत हुई है। लड़की आपको पसंद आती है बड़ी चुलबुली सी, लड़का आपको पसंद आता है जो बड़ा नॉटी सा हो एंड ही मेक्स यू लाफ और व्हाटएवर, लेकिन देन यू डू एवरीथिंग टू चेंज देम। फिर आप उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि उसका मिजाज चुलबुलापन ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, वो कहता है यार क्या इजहार करना, जो भी करूंगा कम ही पड़ेगा, डर लगने लगता है ना कि अब व्हाट विल कम नेक्स्ट। Absolutely. So this is all the time we have, but it is such a fantastic topic. Thank you so much, Sana, Charlene, and Arsalan. Thank you so much. And I think कि corporates और professionals को चलें, Sana तो हमारे साथ क्योंकि because she is very frank as a friend and also a relationship coach, so she can talk about it. and बाकियों को डर लग रहा था कि पता नहीं आज की conversation किधर जाए। आपने बहुत अच्छा किया कि corporate aspect को भी ले आए, क्योंकि वो भी तो part of life है ना। Absolutely. और वो declaration वाली बात सारे मसले को हल कर देती है। तो अगर कोई किसी के साथ है भी ऑफिस में तो वो डिक्लेयर कर दे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नेवर। लेकिन वो एक वक्त में एक के साथ हो तब डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो पाबंद हो जाएगा ना, पौधे उगते हैं। हाँ और एक वक्त में पूरी क्यारी भी होती है। So that is all। ये कॉन्वर्सेशन कहीं और चली जाएगी, हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।